शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पहले एग्जांपल्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, मतलब तीनों के तीनों टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। वाई इज कार्बन इंसुलेटर, वाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कार्बन के पास इनरमोस्ट शेल जो होती है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होती है, सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ कार्बन बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिकॉज हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन is closer to nucleus, therefore it is difficult to remove। ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, तो इसीलिए वो लगभग कैसे काम करता है, इंसुलेटर की तरह, वो सेमीकंडक्टर की तरह काम नहीं करता। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में सेकेंड और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। आगे, सपोज प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहले जितनी आपने डोपिंग की है, 1 पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्या हो गया, 1 मिलियन कितना होता है, 10⁻6। 10⁻6 पार्ट पर मिलियन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी हो जाएगी, 5 × 10⁻28 टोटल एटम्स है, उनमें पर मिलियन में एक डाला तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। पर मिलियन में एक डाल रहे हो, 10⁻6 में एक डाल रहे हो, तो इतनों में कितने डालोगे, ठीक। तो कितना हुआ, 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गया 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितना होगा, Ne × NH इज इक्वल टू Ni²। Ne × NH इज इक्वल टू Ni²। तो 5 × 10⁻22 इंटू NH इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर। सो NH कितना हुआ, 1.5 × 1.5 × 10⁻32 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻22 0.3, ये हुआ 4.5। 3 45, 15 3 45, 0.45 इंटू 10⁻10 मतलब 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जितने आप अगर सिंगल डोपिंग करते हो, मतलब आपने या तो डोनर एटम्स डाले या फिर एक्सेप्टर एटम्स डाले, तो वो जितने डोनर एटम डालोगे उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, उतना कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। डोनर डालोगे तो क्या आ जाएगा, Ni आ जाएगा। एक्सेप्टर डालोगे तो क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। ठीक, ये हो गया सेकंड। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहे हैं, कैन वी टेक 1 स्लैब ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन टू अदर N टाइप सेमीकंडक्टर टू एट PN जंक्शन। एंड टू एंड जॉइन नहीं करते, क्या करते हो, मोल्टन बनाते हो और फिर उसके बाद मोल्टन फॉर्म में ही इंप्योरिटी डालते हो और फिर सॉलिडिफाई होने देते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट एटम टू एटम नहीं मिलेगा, इरेगुलरिटीज होती हैं, तो गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, तो बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे। वही लिखा है, नो एनी स्लैब हाउसओएवर फ्लैट विल हैव रफनेस मच लार्जर देन द इंटरएटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड हेंस कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं होता एटॉमिक लेवल पे। इसीलिए आप क्या करते हो, डोपिंग प्रोसेस यूज करते हो, सो दैट कि आप मोल्टन फॉर्म में डाल के उसको प्रॉपरली डोप कर सको। नेक्स्ट, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन। इसका आंसर एनसीईआरटी में भी गलत दिया हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, दो तरह के रेजिस्टेंसेस होते हैं, एक होता है AC रेजिस्टेंस, एक होता है DC रेजिस्टेंस। AC रेजिस्टेंस होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। DC रेजिस्टेंस होता है मोमेंटरली वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट।
दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ना बोला हो, जब भी वेरिएशन होता है तो हम चेंज से करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं डायोड की, एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एट द डायोड एट ID इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। जब करंट 15 मिली एम्पियर है, ये रहा, जब करंट 15 मिली एम्पियर है, IV ग्राफ है, 15 मिली एम्पियर है, तो अब देखो इस पे वैल्यू नहीं दी हुई, बट आपको ये दिख रहा है इससे थोड़ा कम थोड़े ज्यादा पे क्या है। जब करंट 15 मिली एम्पियर है तो चेंज इन वोल्टेज उसके लेफ्ट राइट में, क्योंकि आप इसको ग्राफ को लगभग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो, 15 के लेफ्ट राइट में इसको आप लगभग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो। चेंज इन वोल्टेज कितना हो गया, 0.8 माइनस 0.7, तो चेंज इन वोल्टेज आ गया 0.1 वोल्ट। चेंज इन करंट, कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट, करंट में कितना चेंज आएगा, यहां पे कितना है 10 मिली एम्पियर, ऊपर कितना है 20 मिली एम्पियर, तो चेंज इन करंट हो गया 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, तो चेंज इन करंट आपके पास आएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, सो रेजिस्टेंस कितना हुआ, रेजिस्टेंस हुआ डेल्टा V बाई डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट 0.1 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर, सो ये आ गया 100 बाई 10, दैट इज 10 ओम्स। ठीक है, अब जब मैं सेकेंड पार्ट की बात करूंगा, सेकेंड पार्ट में आपको बोला VD इज -10, सेकेंड पार्ट में बोला VD -10 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इससे आगे जाओ पीछे जाओ, करंट सेम है। अब इससे आगे गए पीछे गए, करंट सेम है। तो अगर मैं AC रेजिस्टेंस निकालता हूं तो डेल्टा V बाई डेल्टा I अगर करूंगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I अगर करूंगा तो डेल्टा I कितना हो गया, 0। देयर इज नो चेंज इन करंट, तो आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है, वो डीसी रेजिस्टेंस उसने निकाल दिया। तो डीसी रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज बाय करंट 10 बाय 1 माइक्रो, तो ये हुआ 10 टू पावर 7 ओम्स। बट कुछ नहीं बोला, कायदे से इसका आंसर इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चेंज की बात है। तो दो तरह के रेजिस्टेंसेस आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेते हो, एसी और डीसी। एसी जब भी बात करते हो तो वो चेंज की बात करोगे, डीसी बात करोगे तो वो इंस्टेंटेनियस मोमेंटरली वैल्यू की बात करोगे। ठीक है, आगे समझ। अगला आ जाते हैं फिफ्थ पे। इसमें एक डाटा मिसिंग था जो कि आपको यूज करना है। इन अ जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जेनर वाला सर्किट कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये अनरेगुलेटेड सप्लाई है, अनरेगुलेटेड सप्लाई, साथ में लगता है सीरीज रेजिस्टर, एक लगता है रिवर्स बायस में जेनर, ये प्लस ये माइनस, इसके पैरेलल में लगता है लोड रेजिस्टर, और यहां लेते हो आप आउटपुट। डाटा देखते हैं। आपको बोला इन अ जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जेनर डायोड विद VZ 6 वोल्ट, जेनर वोल्टेज 6 वोल्ट है, मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज मिला 6 वोल्ट। जो जेनर वोल्टेज होता है उतना ही आउटपुट वोल्टेज जाता है। आउटपुट वोल्टेज है 6 वोल्ट, इज यूज्ड फॉर रेगुलेशन। द लोड करंट इज टू बी 4 मिली एम्पियर। यहां पे जो करंट जाएगा वो चाहिए 4 मिली एम्पियर। लोड करंट जो जाएगा वो चाहिए 4 मिली एम्पियर। एंड द अनरेगुलेटेड इनपुट इज 10 वोल्ट। यहां पे इनपुट है 10 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टर? आपको आरएस की वैल्यू निकालना है। अब ये 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया, टोटल वोल्टेज इज जेनर वोल्टेज प्लस सीरीज वोल्टेज। ये तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। टोटल वोल्टेज आपने 10 वोल्ट लगाया, जेनर के अक्रॉस 6 वोल्ट है, VS आपके पास आ गया 4 वोल्ट। इस रेजिस्टर के पास 4 वोल्ट वोल्टेज है। अगर मैं इसका करंट निकाल लूं तो काम हो जाएगा। उस करंट के लिए मुझे जेनर करंट चाहिए होगा, वो मिसिंग है इस क्वेश्चन में। जेनर करंट आपको लेना है, जेनर करंट आपको लेना है 5 टाइम्स लोड करंट। तो जेनर करंट आपके पास हो गया
5 टाइम्स लोड करंट। ये टिपिकल वैल्यू होती है कि अगर कुछ ना दिया हो, जेनर डायोड को परफेक्टली वर्क करने के लिए उसका 5 गुना होना चाहिए। तो अज्यूम कर लो 5 टाइम्स 4 यानी 20 मिली एम्पियर। लोड करंट इतना है। जो IS करंट होगा, सीरीज में से जो करंट जाएगा वो डिवाइड हो रहा है यहां पे, वो जाता है जेनर करंट प्लस लोड करंट। तो 20 मिली एम्पियर प्लस 4 मिली एम्पियर, ये आ गया 24 मिली एम्पियर। तो आपके पास जो RS की वैल्यू आई वो हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, करंट कितना 24 मिली एम्पियर। ऊपर जाके हुआ 10 टू पावर 3, ये हुआ 6,000 बाई 6, 500 बाई 3 ओम्स। ठीक है, समझ में आया? 166.67 ओम्स। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। The current in the forward bias is known to be more than the current in the reverse bias. What is the reason to operate photodiodes in reverse bias? फोटोडायोड रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं? और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोडायोड ऑपरेट कैसे करता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द डिप्लीशन रीजन, electrons and holes are generated. बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स जनरेट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड। जितने इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे उतने ही होल्स पैदा होंगे। बट फर्क क्या पड़ेगा? बट होगा क्या इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करोगे, करंट इज मेजॉरिटी डोमिनेटेड। मेजॉरिटी डोमिनेटेड का मतलब कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आप करंट नहीं लेते फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में करंट किसकी वजह से लेते हो? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। सो मेजॉरिटी डोमिनेटेड है, बट फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज इन मेजॉरिटी कैरियर्स इज लेस। Therefore, change in forward bias, change in forward current is difficult to observe. Reverse bias में, in reverse bias current is minority dominated. माइनॉरिटी कम होते हैं, therefore even small change in number of carriers gives large fractional change in current. Hence, it's easily measured. तो फोटो डायोड को इसीलिए हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं क्योंकि उसमें माइनॉरिटी डोमिनेटेड करंट है। जैसे सपोज आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कौन हो गए? होल।
अब सपोज करो उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 होल है। अब आपके पास रेडिएशन आई, उसने 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल निकाले, तो 100 इलेक्ट्रॉन के 110 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 10 मेजॉरिटी में। माइनॉरिटी में कितना चेंज हुआ 100%। 10 थे 10 और आ गए तो 20 हो गया, तो इजी हो गया उसका मेजर करना चेंज को। ठीक है, तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड करंट के चेंज को मेजर करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू मेजॉरिटी डोमिनेटेड। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में फोटोडायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज गैलियम आर्सेनाइड इज प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। अब ये थियोरेटिकल है, इसको याद करना, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। गैलियम आर्सेनाइड के लिए कुछ वैल्यूज, कुछ टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, इनमें मार्किंग भी कर दूंगा जो जो काम की है। गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है, ये आपके पास सोलर इरेडियंस है, सोलर इंटेंसिटी का ग्राफ है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे सोलर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अब मैक्सिमा जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, तो फोटो एक्साइटेशन के लिए, एक्साइट अगर आपको कराना है तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से, तभी एक्साइटेशन हो पाएगी। तो एच न्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए बैंड गैप से। मतलब आप ऐसा यूज करोगे जिसका जो वो है बैंड गैप है सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप इट शुड बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लोअर, तो हमें बेटर वो मिलेगा कन्वर्जन एफिशिएंसी, क्योंकि ये 1.5 पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, सो जो सिलिकॉन है उसका बैंड गैप 1.1 है, जबकि गैलियम आर्सेनाइड का 1.53 है। गैलियम आर्सेनाइड दोनों यूज कर सकते हो, गैलियम आर्सेनाइड बेटर है बिकॉज रिलेटिवली हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये काम का पॉइंट है। हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मतलब वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, आ गया रिलेटिवली हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये काम का पॉइंट है। हायर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आप पेपर में आएगा, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। इफ वी चूज मटेरियल्स लाइक CDS, CDSE, इनका बैंड गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो हम इनको यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये और भी है। व्हाई डू वी नॉट यूज मटेरियल लाइक PBS, और इनका कम होता है। जिनका बहुत कम हो उनमें दिक्कत ये आएगी कि फटाक से रेडिएशन आएगी और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, उसमें अंदर क्रिस्टल के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगी रेडिएशन। तो इनको हम क्या बोला, सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रा। इफ वी डू सो, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन विल बी एब्सॉर्ब्ड ओनली ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सोलर सेल एंड नॉट रीच ऑन द डिप्लीशन रीजन। तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन होल सेपरेशन ड्यू टू द जंक्शन फील्ड होगा ही नहीं, तो इसीलिए फोटो जनरेशन बेटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काम में आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये CBSE में नहीं है, लॉजिक गेट्स, CBSE में नहीं है, ध्यान दीजिए। एंट्रेंसेस में करने हैं आपको सिर्फ। क्या बोला, जस्टिफाई द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द OR गेट फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स A एंड B। जो ये लोअर लेवल होता है इसका मतलब होता है 0, जो अपर लेवल होता है इसका मतलब होता है 1। तो जरा पहले देखते हैं 0 से T1, 0 टाइम से T1 तक, T1 से T2 तक, फिर T2 से T3, T3 से T4, T4 से T5, कहां तक गया, T5 से T6 एंड T6 से ग्रेटर, T6 से ग्रेटर। क्या क्या बात कर रहे हैं, ए की, A, B और आउटपुट। 0 से T1, 0 से T1 में A और B दोनों 0 है, आउटपुट 0 है। T1 से T2 A 1 है, B 0 है, आउटपुट 1 हो गया। T2 से T3 A 1 है, B 1 है, आउटपुट 1 हो गया। फिर T3 से T4 A 0 B 1, आउटपुट फिर से 1। फिर T4 से T5 0 0 और आउटपुट 0।
फिर T5 से T6 101, फिर T6 से आगे 011। सो इससे क्या पता लगा, इफ एनी ऑफ द इनपुट is 1, then output is 1. Therefore, it's an OR gate. या ऑपरेशन बोला है, गेट बोला है, OR गेट। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी नॉट इन सीबीएसई। क्या क्वेश्चन है? एंड गेट के लिए इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। एंड के लिए ट्रुथ टेबल, ए बी आउटपुट 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1। ये होती है इसकी सच्ची टेबल। अब इस सच्चाई को बयां करते हैं इन टाइम पे। इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। अब 0 0 आउटपुट विल बी 0, फिर 1 0 आउटपुट इज अगेन 0, 1 1 आउटपुट हो गया 1, 0 1 आउटपुट फिर से 0, 0 0 आउटपुट इज अगेन 0, 1 0 आउटपुट इज अगेन 0, 0 1 आउटपुट इज अगेन 0। ये बन गया इसका आउटपुट। ट्रुथ टेबल बनाइए और प्लॉटिंग कर लीजिए। नेक्स्ट, स्केच द आउटपुट फॉर नंदू। नैंड गेट के लिए, नैंड गेट की सच्चाई टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल। नैंड होता है एंड का उल्टा, ए बी आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। एंड का उल्टा, एक्सटेंशन कर लेते हैं। पहले 1 1 आउटपुट क्या है? 0 0 0 आउटपुट क्या हो गया? 1 0 1 आउटपुट क्या हो गया? 1 1 0 आउटपुट क्या हो गया? 1 1 1 आउटपुट फिर से क्या हो गया? 0 0 0 आउटपुट क्या हो गया? 1 0 1 आउटपुट क्या हो गया? 1। ये हो गया इसका आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। In an n-type silicon, which of the following statements is true? Electrons are majority carriers and trivalent atoms are dopants. पहले तो n-type की बात करते हैं। n-type में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी। ये हो सकता है पहले लाइन, पहले सेक्शन में, और होल्स माइनॉरिटी C हो सकता है। मतलब B और D तो पहले ही खत्म हो गए, A और C। और दूसरा, अब आते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे। और कौन से डोपेंट होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट कौन होते हैं? एन टाइप में डोपेंट कौन होते हैं? पेंटावेलेंट। एन टाइप में डोपेंट कौन से होते हैं? पेंटावेलेंट। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन दिस इज ट्रू फॉर पी टाइप? पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होते हैं? होल्स। माइनॉरिटी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। तो बी और डी में से कुछ। और उसके बाद डोपेंट कौन होते हैं इसमें? एन टाइप में ट्राइवेलेंट। तो ये हो गया इसका डी वाला पार्ट। अगले पे आओ। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated by energy band diagram respectively EG silicon, EG कार्बन, जर्मेनियम। सबसे ज्यादा बैंड गैप किसका होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? कार्बन का। कार्बन में सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो कार्बन का सबसे बड़ा होगा। सो Eg फॉर कार्बन, Eg फॉर कार्बन इज मैक्सिमम।
और बाकी सिलिकॉन का उससे कम, जर्मेनियम का सबसे कम। जो जितना आउटर होगा तो जर्मेनियम का सबसे कम, तो ऑप्शन बनी सी ऑप्शन। Eg for germanium is minimum। वैल्यू भी याद होगी 0.87 थी जर्मेनियम की, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी थी, सिलिकॉन की। नेक्स्ट, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। डिफ्यूजन क्यों होती है? डिफ्यूजन होती है ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी, क्योंकि क्या फर्क हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है, इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन अट्रैक्ट देम, नहीं, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बाद में आता है। होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर्ड टू एन। पी रीजन में होल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और उसमें कम है, इसीलिए मूवमेंट होती है। फिफ्थ, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, इट, जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो, बैंड गैप कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स टू जीरो, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या बोला, half wave rectification, what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz? Output frequency in half wave वो सेम रहती है 50 hertz, और फ्रीक्वेंसी फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव ये हो जाएगी डबल। याद है ना, हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फुल वेव में डबल हो जाती है। सेवेंथ, आसान क्वेश्चन है। सेवेंथ, अ पीएन जंक्शन डायोड is fabricated from a semiconductor with band gap 2.8. Can it detect a wavelength of 6000 nanometer? So 6000 nanometer के लिए एनर्जी निकालो। एनर्जी कितना हो गया, hc by lambda। So 6.6 into 10 to the power minus 34, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, ये आया 6 into 10 to the power minus 6 minus 9 minus 3 minus 9 plus 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी वैल्यू 12.375 10 to the power minus 7 divided by 6 into 10 to the power minus 6, तो ये हो गया 1.2375 divided by 6, 0.2 के आसपास, 1.2375 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां तक क्लियर है? सो 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे कम है, बैंड गैप से कम है, तो डिटेक्ट हो पाएगा? बैंड गैप ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बैंड गैप कम होना चाहिए, तभी डिटेक्शन होगी। सो इट इज लेस देन Eg, देयरफॉर इट कैनॉट डिटेक्ट। समझ में आ गई यहां तक बात? चलें आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोला, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब is 5 into 10 to the power 28. Number of silicon atoms दिए हैं. This is doped simultaneously with 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 to the power 20 per meter cube of indium. ये दोनों अब डोपिंग की है। दोनों डोपिंग का मतलब आर्सेनिक कौन सी होती है, 5th ग्रुप, और इंडियम कौन सा होता है, 3rd ग्रुप। मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स भी डाल दिए और आपने होल्स भी डाल दिए। बट बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉन और होल डालते हो, तो एक बात का ध्यान रखो, जब आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन डालते हो तो जितने डोपेंट एटम्स होते हैं उतना आप ले लेते हो इलेक्ट्रॉन्स, और सिर्फ अगर आप होल्स वाला डालते हो, एक्सेप्टर एटम्स डालते हो, तो जितने एक्सेप्टर एटम उतना ही NH ले लेते हो, पर यहां नहीं ले सकते।
क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सपोज लेता हूं कि ये Ni ले लिया, Ne ले लिया, ये NH ले लिया, अगर Ne इंटू NH करूंगा तो Ni स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। Ne कितना है? 5 इंटू 10⁻22 अगर लेता हूं तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻20, 5 इंटू 10⁻22 ये हो गया 5 इंटू 10⁻20, दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 10⁻42, ये कितना आया? 2.25 इंटू 10⁻32। फर्क आ गया? मतलब ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी कुछ क्या होगा, क्योंकि आपने जब डोपेंट एटम्स और वो दोनों डाले तो ऐसा भी तो होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एक्सेस है वो दूसरे वाले की डेफिशिएंसी को पूरा कर दे, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे की डेफिशिएंसी को पूरा कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब होगा क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो डोपेंट एटम्स में से थोड़े से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो माइनस होके कहां चले गए, उन्होंने होल वाले जिसके पास वो था डोनर एटम एक्सेप्टर वाले जो थे उनके कॉम्पनसेशन कर दी, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स जो होगी वो एक्सेप्टर एटम्स में से कुछ सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों सबट्रैक्ट होंगे? डोनर के पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उठे तो डोनर के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो वो -x हो गया, वो इलेक्ट्रॉन उठ के एक्सेप्टर के पास चले गए तो एक्सेप्टर के पास भी तो होल्स का एड ऑन हो गए इलेक्ट्रॉन, तो वो होल्स कम हो गए ना, तो ये कम हो गए। तो इधर से एक रिलेशन निकला Ne माइनस NH इज इक्वल टू Nd माइनस Na, डोनर और एक्सेप्टर। अब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बहुत कम है, क्योंकि देखो यहां पे ये होल्स ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इस केस में। तो आप लिख सकते हो Ne अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा Nd माइनस Na। तो नंबर डेंसिटी डोनर एटम्स कितने हैं? 5 इंटू 10⁻22, एक्सेप्टर कितने? 5 इंटू 10⁻20, 5 इंटू 10⁻20 कॉमन लो, 100 माइनस 1, 99 इंटू 5 495, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना। इसी तरह नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स निकालना है तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितने हो गए? Ni स्क्वायर बाय Ne, Ni स्क्वायर 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय Ne कितना है? 4.95 इंटू 10⁻22। कैलकुलेट करो, 15 15 225, 2.25 डिवाइडेड बाय 4.95 ये आता है 0.4545, 0.4545 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस 32 में से 22 कम 10, तो 44.545 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नोवा क्या कह रहा है? अच्छा देखो, वैसे ये सीबीएसई कोर्स का नहीं है, वैसे सीबीएसई सिलेबस का नहीं है, बट अगर आ भी जाए तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारा डाटा गिवन है क्वेश्चन में। आपको बोला इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप Eg इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg आपको 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, E गधा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इट्स होल मोबिलिटी इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। होल की मोबिलिटी बहुत ही छोटी है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मच लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कंडक्टिविटी एट 600 केल्विन एंड 300 केल्विन? दोनों पे कंडक्टिविटी का रेशियो निकालना है। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है E इंटू एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच, याद है? अब ये आपको बोला नेग्लेक्ट करने को, तो यानी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, जिसको आप ले लोगे Ni। एज्यूम दैट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इतना है, एन नॉट कांस्टेंट है, आपको दो टेम्परेचर का रेशियो निकालना है, तो कंडक्टिविटी एट पहले टेम्परेचर डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी दूसरे टेम्परेचर पे नंबर डेंसिटी के रेशियो पे होगा, क्योंकि वो सिग्मा का रेशियो है। तो कितना हुआ, एन नॉट कट जाएगा, ई की पावर माइनस ई जी बाई 2k T1 अपॉन ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2k T2। EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट ई की पावर ई जी बाई 2k T2 माइनस ई जी अपॉन 2k T1, ई की पावर ई जी कॉमन, 2k कॉमन, 1/T2 माइनस 1/T1 रख लो संभाल के, इसको मैंने x मान लिया। सो Eg अपॉन 2k 1/T1 माइनस 1/T2 सॉल्व करते हैं। Eg है कितना, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, 1/T1 पहले टेम्परेचर कितना भाई 600 से 300, 1/600 माइनस 1/300, ठीक है, T2 माइनस T1 सॉरी, T2 माइनस T1, तो 1/300 माइनस 1/600, जो मर्जी रेशियो ले लो कोई बात नहीं, 1/300 माइनस 1/600 सॉल्व करो। हे प्रभु, 1.2 इंटू 1.6, 1.2 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.38, यह आता है 0.6956, 0.695 इंटू 10 टू द पावर 4, 600 LCM, 2 माइनस 1 आजकल 1 होता है, इसको डिवाइडेड बाय 6 करो, यह आता है 0.1159, 0.116 ले लेता हूं, दिस डिवाइडेड बाय 6 करने पे इंटू 10 टू द पावर 2, यह आ गया 11.6। सब्सटीट्यूट 2 in 1, सब्सटीट्यूट 2 in 1, x मेरे पास आ गया e की पावर 11.6, e की पावर 11.6, e की पावर का मतलब हो गया एंटीलॉग, एंटीलॉग बेस e वाला, एंटीलॉग टेबल बेस e वाला मेरे पास नहीं है, हाँ है, e की पावर है, एंटीलॉग है, कितना है, एंटीलॉग 11.6, 11.6 का एंटीलॉग, लॉग निकाल लिया मैंने, एंटीलॉग 11.6 का एंटीलॉग, ये है 109,097.7992765 ब्ला ब्ला ब्ला। इसका आंसर है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5, ये आ गया इसका रेशियो। क्लियर है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। Question 10th. In a PN junction diode, the current I can be expressed as I is equal to I naught e to the power EV by 2 kBT minus 1. ये गंदा सा एक्सप्रेशन है, where I naught is called reverse saturation current, V is the voltage across the diode and is positive for forward bias and negative for reverse bias, I is the current through the diode, Boltzmann constant की वैल्यू अलग दे रखी है क्योंकि यूनिट फर्क है। Boltzmann constant की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8.6 into 10 to the power minus 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन,
एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई नॉट की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द फॉरवर्ड करंट एट अ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6। ध्यान देना, बड़ा ही क्यूट काम करा। फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6, फर्स्ट पार्ट। फॉरवर्ड करंट निकालना है, फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6। आई नॉट की वैल्यू 5 इंटू 10⁻12 ई टू द पावर। अब पावर में देखो कैलकुलेशन, ई इंटू वोल्टेज कितना 0.6 अपॉन 2, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना 8.6 इंटू 10⁻5, 8.6 इंटू 10⁻5 इंटू ई कर दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ना, ई ऊपर नीचे कट जाएगा। टेम्परेचर कितना 300, देखो एहसान कितना बड़ा किया उसने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखे -1, ई से ई कट गया। वाओ, ठीक है। ये आया 5 इंटू 10⁻12 ई की पावर, पॉइंट से पॉइंट काटो, ये 3 बचा, 3 से 3, ये अरे यार रुक जा, 3 नीचे, ये 3 पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3, 100। तो ये आया 1/86 इंटू 10⁻³ -1। सो 5 इंटू 10⁻12 ई की पावर 1000/86 -1, 1000/86, 1000 डिवाइडेड बाय 86 -1, यह आता है 10.6279। फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब ई की पावर दिस, ये आता है 41,270। तो 5 इंटू 10⁻12 इंटू 4.12 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 -5। सो 4.12 इंटू 5, यह आता है 20.6 इंटू 10⁻, 1 मिनट, -5 लिख दिया मैंने, +5 था, 41,000 कुछ था ना, +5, तो ये कितना बचा -7। सो 2.06 इंटू 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, आगे सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इंक्रीज टू 0.7 वोल्ट। दोबारा कैलकुलेट करो, 5 इंटू 10⁻7 ई टू द पावर 0.7 हो गया वो, ई इंटू 0.7 अपॉन 2 इंटू 8.6 इंटू 10⁻5 इंटू ई इंटू 300 -1, ई से ई कट गया जी, -12 है कहां पे, अच्छा शुरू में, सॉरी, 5 इंटू 10⁻12। इसको कैलकुलेट करते हैं, ई की पावर, मैं नहीं कर रहा अब इसमें, 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8.6, 7 लिया था, तो 86 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है 0.013 इंटू 10⁻³ तो 1000 ऊपर चला गया, इंटू 1000, ये आता है 13.56, इसमें एक कम, 12.565। इसका एंटीलॉग 2.866 इंटू 10⁻+5। ठीक है, 10⁻+5, ये मल्टीप्लाई करोगे 2.866 इंटू 5, ये आता है 14.33 इंटू 10⁻⁻7, मतलब 1.433 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इंक्रीज इन करंट, ये तो डिक्रीज आ रहा है, कैलकुलेशन एरर हुआ।
इसमें एक गलती हो गई है, पहले तो ये 10 टू द पावर 6 है, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस, ओ सॉरी 4 है, प्लस 4, तो ये 10 टू द पावर माइनस 8 बनेगा, माइनस 8, तो ये ओवरऑल बन गया 10 टू पावर माइनस 7 एम्पियर। दूसरी मेजर मिस्टेक ये कि एनसीईआरटी में ये 2 दिया हुआ है, जबकि आंसर 2 के साथ मैच नहीं होगा, तो ये 2 नहीं होगा, बट 2 के साथ अगर करोगे तो ये आंसर आएगा, 2 के साथ करोगे तो यही आंसर आएंगे। सो 2 के साथ करने पे मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद बिना 2 के बता दूंगा कैसे करना है। बैक एक्सरसाइज पीछे से मैच कराना है अगर, तो ये 2 हटाना पड़ेगा। सो ये इसका आंसर हुआ। बी पार्ट में आपको बोला इतना -7 लिखने के लिए इसको 14.33 इंटू 10 टू द पावर -7 एम्पियर ही रहने दो, क्योंकि हमें चेंज इन करंट निकालना है। तो चेंज इन करंट कितना हुआ? चेंज इन करंट हुआ 14.33 इंटू 10 टू द पावर -7 माइनस 2.06 इंटू 10 टू द पावर -7 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा? 12.27 इंटू 10 टू द पावर -7 एम्पियर। ये आएगा इसका आंसर। मैच करने के लिए करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट जो है, करेक्ट एक्सप्रेशन टू मैच आंसर वो है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर EV बाई KT -1। 2 अगर लिखोगे तो आंसर मैच नहीं होगा। ये 2 के साथ मैंने कैलकुलेट किया है, बिना 2 के बैक एक्सरसाइज में जो आंसर दिए हुए हैं वही आंसर्स हैं, पीछे जो आंसर दिया वही है, बट ये 2 के साथ ये आंसर आएगा, थोड़ा फर्क आएगा। सी पार्ट डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस कौन सी होती है? डेल्टा V बाई डेल्टा आई। डेल्टा V बाई डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। मैं इसके हिसाब से आंसर कर रहा हूं। चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ? चेंज इन वोल्टेज हुआ 0.7 से 0.6, 0.7 माइनस 0.6, और चेंज इन करंट कितना हुआ? 12.27 इंटू 10 टू पावर -7। अब देखो आंसर भी ये बहुत ज्यादा आ रहा है फॉरवर्ड में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही गलत था, बट इसके हिसाब से आंसर आया, इसके हिसाब से आंसर आएगा 70 डिवाइडेड बाय 1227, 70 डिवाइडेड बाय 1227, ये आता है 0.057 इंटू 10 टू पावर 7। रिजल्ट आया 5.7 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम्स। ठीक है, ये फिर बता रहा हूं, ये आंसर्स आ रहे हैं ये 2 लेके, एक्सप्रेशन में मिसप्रिंटिंग है, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, 0.7 माइनस 0.6 हुआ 0.1, 0.1, एक मिनट 0.1 डिवाइडेड बाय 12.27, दोबारा 0.1 डिवाइडेड बाय 12.27, ये आता है 0.008 814 इंटू 10 टू द पावर 7। सो 8.14 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम्स। ज्यादा आ रहा है क्योंकि एक्सप्रेशन गलत है। डी पार्ट, व्हाट इज द करंट इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट? What is the current when reverse bias voltage changes from 1 volt to 2 volt? So D part में current if reverse bias voltage changes from 1 volt to 2 volt, reverse bias में ये ऐसे चलता है। So 1 volt से 2 volt पे चलेगा तो करंट लगभग कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत बहुत छोटी टर्म आ गई, तो I अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I नॉट के इक्वल होगा 5 इंटू 10 टू पावर -12 एम्पियर, और इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। किस पे? रिवर्स बायस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। तो ये एक छोटी सी करेक्शन है, बहुत मेजर करेक्शन हो गई, जिससे पूरा कैलकुलेशन ही ऊपर नीचे हो गई। नेक्स्ट, इफ यू आर गिवन 2 सर्किट्स एज शोन इन फिगर 14.36, शो दैट सर्किट A acts as OR gate while circuit B acts as AND gate. सो OR गेट की तरह कैसे काम करेगा? आपके पास ये पहला सर्किट है, ये नॉर गेट है, आगे नॉट लगा दिया, लिखोगे इसको ऐसे, ये A ये B,
इधर आउटपुट मान लिया वाई वाई डैश, इधर आउटपुट मान लिया वाई, वाई डैश हो जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, वाई हो जाएगा वाई डैश, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट में इसको ना वाई वन लिख लो, ये नहीं तो कॉम्प्लीमेंट लगता है देखने में, इसको y1 लिख लो, y1 हो गया a प्लस बी का कॉम्पोनेंट, y हो गया y1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया a प्लस बी। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, और गेट की तरह। इसका बी पार्ट कह रहा है a इधर नॉट गेट, b नॉट गेट, दोनों कंबाइन हुए नॉर गेट पे, ये a ये b, इधर मान लिया y1 इधर मान लिया y2, ये रिजल्ट हो गया y, y1 कितना होगा a कॉम्प्लीमेंट, y2 होगा b कॉम्प्लीमेंट, y हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया a इंटू बी। देयरफॉर ये कैसे एक्ट करेगा, एंड गेट की तरह। 12th, write the Sachi table for the NAND gate connected as shown in figure। ट्रुथ टेबल क्या होगा, hence identify the exact logic। यहां पे क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a कॉम्प्लीमेंट, therefore it behaves as not gate। इसकी ट्रुथ टेबल लिखोगे a y 0 0, NAND है तो ये 1 1 1, तो ये 0, दोनों सेम ही होगा, इनपुट शॉर्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट, यू आर गिवन टू सर्किट्स विच कंसिस्ट ऑफ NAND गेट्स, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द टू सर्किट्स। लॉजिक ऑपरेशन जरा फर्स्ट वाले पे देखो, सबसे पहले नंदू लगा, फिर उसने क्या किया, दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया और यहां पे आपको आउटपुट मिल गया। सो यहां पे a यहां पे b, इधर मान लिया y1, सो y1 हुआ a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, y हो गया, दोनों इनपुट शॉर्ट हो गए, y हुआ y1 डॉट y1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब y1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब a डॉट b के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब a डॉट b। तो इट विल बिहेव एज एंड गेट, इट विल बिहेव एज एंड गेट। अगला दूसरा ऑपरेशन, एंड गेट, दोनों इनपुट शॉर्ट, दूसरा भी एंड गेट, दोनों नैंड गेट, दोनों इनपुट शॉर्ट, और फिर से नैंड गेट। ये a ये b, इधर मान लिया y1 इधर मान लिया y2, y1 क्या होगा, y1 होगा a इंटू a का कॉम्प्लीमेंट विच इज a कॉम्प्लीमेंट, y2 होगा b इंटू b का कॉम्प्लीमेंट विच इज b कॉम्प्लीमेंट। जो आउटपुट y आया वो आया y1 डॉट y2 का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विच इज a और b। तो और ऑपरेशन। 14th, write the truth table for the given circuit of NOR gate, identify the logic operation कौन सा हो रहा है। तो ट्रुथ टेबल अगर आप लिखोगे तो ये आपके पास पहले तो और गेट है, यहीं पे कंप्लीट कर देता हूं, इस पॉइंट पे आ गया, ये ए और बी ले लिया, नाम ए बी आना नहीं चाहिए था, ये फिर मिसप्रिंटिंग है, ये ए और बी नहीं आएगा, यहां पे आएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आएगा ए बी, इधर जुड़ के हुआ ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, नॉर गेट है, तो जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी, क्योंकि दोनों इनपुट्स जब शॉर्ट हो जाते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह। तो ये हो गया ए और बी। तो इसकी ट्रुथ टेबल लिखोगे अगर, ए बी आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 और की तरह 0 1 1 1, ये इसकी ओवरऑल ट्रुथ टेबल हो गई।
Last question, write the truth table for the circuits as shown in figure 14 point this. So A part आपका NOR gate है with both the input short, output हो जाएगा A और A का complement which is A complement. So A और output 0 तो 1, 1 तो 0, ये इसकी हो गई truth table. इसका B part NOR gate, both the input short, ये A यहां मिल गया A complement, फिर से NOR gate, both the input short, B यहां आपको मिल गया B complement, then you've got again a NOR gate with an output होगा A complement और B complement का whole complement, A complement का complement into B complement का complement, मतलब A into B. तो ये AND गेट की तरह काम करेगा. A B आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, ये हो गई इसकी सच्ची टेबल. ठीक है, ये थे इसके सारे क्वेश्चंस. रिपीट कीजिए. एक्सपोनेंट वाले में ध्यान रखना, उसमें गलती हो सकती है. पेपर में जो आएगा आपको उस हिसाब से करना है. ठीक है, थैंक यू.